कि आपके जो कोलीग्स थे, आपके जो साथ में थे, वो आपको फाइनेंशियल गुरु मानने लगे थे कुछ टाइम के बाद। तो ये कैसे हुआ? इस वीडियो को देख रहा है जो भी, वो इस वीडियो को जब पूरा देख लेगा उसके बाद शुरू कर दे अपनी प्लानिंग। जी। इतनी इम्पोर्टेंट है। जवानों को लग रहा है ये तो फ्री का मनी आ रहा है, जमीन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको जमीन खरीद रहे हैं या बीवी को गहने दिला रहे हैं या F&O ट्रेडिंग जो आपने बताया। जी। एक जवान मेरे से फॉरेक्स ट्रेडिंग की कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह की बात कर रहा है मेरे साथ बैठ करके। वो ड्रीम्स को बेचते हैं। जी। आइए आइए, बिल्कुल आइए। और कहीं पे मुझे लगता है वो किसी नए को शुरू में थोड़ा सा जिता देते हैं। ऑफिसर्स करोड़ों के डेट में इस समय हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा ऑब्वियसली, लेकिन करोड़ों की डेट में है इसी तरह के F&O ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। मतलब मिलिट्री कमांडर्स, आप लोगों को जागना पड़ेगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जय हिंद फौजी भाइयों। आज मैं शिवम एरन उड़ चलो की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत लेकर आया हूं। वो आप ही के बीच में से हैं एंड आपके संग जुड़े हुए हैं अब करीब 40 सालों से। पहले 27 साल उन्होंने फौज में देश की सेवा करी और पिछले 13-14 सालों से वो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं थ्रू अ कंपनी जिसका नाम है हम फौजी। तो हम फौजी के फाउंडर डायरेक्टर कर्नल संजीव गोविला हमारे साथ हैं आज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, आज तो फिर इसका मतलब फाइनेंस के बारे में बात होगी। संजीव सर को सब लोग जानते ही हैं। तो आपको लग रहा होगा अरे फाइनेंस की बात करेंगे, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा क्या? पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फाइनेंस का टॉपिक जो है वो लगता बोरिंग है लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को सबको मालूम है कि आप लोग 20-20 साल फौज में काम करते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं। इसकी वजह से आप लोगों को अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि आप लगे हुए हैं देश की सेवा में। लेकिन 20 साल के बाद जब आप, कुछ लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, घर पे आते हैं, तो उनको लगता है कि अरे 20 साल निकल गए मेरे फौज में, लेकिन जितना मैं सोच रहा था उतनी मेरी शायद सेविंग नहीं हुई, या मैं शायद कुछ और करता, अपने पैसों के बारे में कुछ सोचता, तो आज मेरी पोजीशन, आज मेरी सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका है स्पेशली फौजियों के लिए। तो सर बहुत बहुत वेलकम आपका। थैंक यू। तो सर हम पहले पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। वेरी गुड। पहले सर मैं जानना चाहता हूं कि आपकी आर्मी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आर्मी की जर्नी को अगर मैं कहूँ बाय डिफ़ॉल्ट शुरू हुई। डिफ़ॉल्ट मतलब कभी सोचा भी नहीं था, कुछ पता नहीं था फ़ौज के बारे में। एक्चुअली मैं दिल्ली से एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। फ़ौज क्या होती है, कैसे होती है, और अगर मैं आपको ये कहूँ, मैंने जब जी। तक मैं फ़ौज में नहीं गया उसके पहले किसी को फ़ौजी यूनिफ़ॉर्म पहन के खड़े होते भी नहीं देखा था। अच्छा। ये हालत थी। अच्छा। सो अपने नॉर्मल सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, और जैसे सेंट्रल स्कूल वालों के ड्रीम्स होते हैं, भाई आईआईटी में जाना है, मेडिकल में जाना है, उस टाइम यही हुआ करता था। मैं लेट 70s की बात कर रहा हूँ। सो अपना भी वही था, आईआईटी में भी अपीयर हो रहे थे, इसमें भी हो रहे थे, इसमें भी हो रहे थे। और एक बार हमने एनडीए के एग्ज़ाम का न्यूज़पेपर में देखा, तो लगा ये पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी शार्मी से रिलेटेड, चलो यार अपीयर करते हैं। हम्म। अपीयर कर लिया। एग्ज़ाम एग्जूम जो है बड़ा आराम से लगा, और पास भी हो गए उसमें। और फिर एक मेरिट लिस्ट निकली तो देखा ऑल इंडिया 28 था मैं। मैंने अरे कहा वाह। यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कभी इतने ऊंचे लेवल पे हम किसी नेशनल लेवल पे नहीं आए हैं। नेशनल टैलेंट एग्ज़ाम एग्ज़ाम किए थे, उनमें पता नहीं लगता है कहाँ पे थे आप, कहाँ नहीं थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिटन एग्ज़ाम कर लिया। फिर जी। 28th आया था तो फिर उन्होंने इंटरव्यू का कॉल भी किया। एसएसबी करके होता है, जी। एसएसबी के लिए बुलाया, एसएसबी के लिए पहुंच गए।
बैंगलोर में गए थे, एसएसबी में भी थ्रू हो गए। तो मतलब कि सारा कुछ डिफ़ॉल्ट में ही चल रहा है। जी। न्यूज़पेपर में ऐड देख लिया, किसी ने कुछ बताया नहीं, एसएसबी में थ्रू हो गए, एसएसबी में थ्रू होके फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी थ्रू हो गए, पता लगा भई ऑल इंडिया फर्स्ट 10 में थे। फिर अच्छा। तो ये नहीं कि फ़ौज में जाना था, यार फर्स्ट 10 में आ गए हैं, अच्छे ही होंगे, तो चले गए फ़ौज में। तो वहाँ पे जाके जर्नी शुरू हुई, एनडीए के लिए सेलेक्ट हुए। एनडीए में जाकर के ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक लगता ही है, सबसे पहले बाल-वाल काट के वो करीब-करीब गंजा कर देते हैं। वहाँ से 3 साल की जर्नी शुरू हुई यही पूना में ही, पहली बार पूना देखा था और वो भी उस हालत में देखा था पूना तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे चलते गए, धीरे-धीरे फ़ौजी बनते चले गए। जब तक एनडीए से निकले, तो पूरे फ़ौजी बन चुके थे। लगता था कि दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, फिज़िकली फिट है, मेंटल कोई भी चीज़ जो है इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती ही नहीं थी, लगता था कुछ भी कर सकते हैं। वो फीलिंग भी बड़ी अच्छी लगने लग गई थी और 1 साल आईएमए करने के बाद फिर फ़ौज के अंदर आ गए, कोर ऑफ ईएमई में आया मैं और अपनी जर्नी शुरू हो गई। जी। जर्नी होके चलते रहे, अच्छा करते रहे, फ़ौज के अंदर सब कुछ हो गया, बढ़िया चल रहा था। करीब 23-24 साल के बाद कहीं पे दिमाग में ये आया कि क्या फ़ौज देख के ज़िंदगी काट लेंगे। अपनी क्या? पर्सनल चीज़ होती है, जी। बहुत बढ़िया है फ़ौज, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर सोचा चलो बाहर कुछ ट्राई करेंगे और अपना प्रीमैच्योर रिटायरमेंट का डाला। बोर्ड भी हो गया था, ब्रिगेडियर के लिए अप्रूव भी हो गए थे। लेकिन बस वो फ़ौजी वाला वो होता है ना कि यार ब जब एक बार हमने ले लिया तो बस उसी पे अड़ेंगे, पीछे देखेंगे नहीं। जी। सो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेके निकले। निकलने से पहले 2 साल, 2.5 साल तक सोचा था कि क्या करना चाहिए हुँ। और जो फ़ौज से रिलेटेड था वो तो 27 साल कर लिया। फिर स कुछ ऐसी चीज़ जिसमें मज़ा भी आए, दिल भी करता है, लेकिन फ़ौज का कनेक्शन नहीं छोड़ना। जी। तो उस समय ये डिसाइड किया गया, एक पर्सनल फाइनेंस चीज़ थी, जो लोगों को मैं सालों-सालों से अपना एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ कोर्समेट एडवाइस दिया करता था और अधिकतर लोगों को मैंने देखा उनको बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा फ़ायदा भी होता था। कई लोग कहने लगे, "भई आप तो फाइनेंशियल गुरु हो।" अच्छा। अब ये पहली बार किसी ने गुरु बोला तो और अच्छा लगा। जब ये अच्छा लगा तो फिर सोचा यही करते हैं। मज़ा भी आता है करने में, लोगों को बताने में, फिर उनकी ज़िंदगियाँ सुधरती हैं, वो देखने में भी मज़ा आता है। लेकिन फ़ौज से कनेक्शन चाहिए इसलिए हमने कहा पर्सनल फाइनेंस करेंगे और करेंगे तो सिर्फ़ फ़ौजीज़ के साथ करेंगे और वो फ़ौजी वर्ड स्टिक हो गया दिमाग में। हम फ़ौजी हैं, तो तो हम हम फ़ौजी फौजी। इनिशिएटिव्स कंपनी का नाम हो गया। अब वाइफ़ को लगा कि भई तुम ही जॉब छोड़ के क्यों निकलोगे? मैं भी जॉब छोड़ती हूँ। तो दिल्ली के एक बहुत टॉप स्कूल के अंदर टीचर थीं, कोऑर्डिनेटर थी, काफ़ी अच्छा वो भी कर रही थी। पर उन्होंने भी छोड़ा और दोनों ने हम लोगों ने कॉर्पोरेट क्या होता है उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज के साथ कंपनी शुरू कर दी। सो 2010 में ये जर्नी शुरू हो गई। बहुत बढ़िया सर। कॉर्पोरेट की नॉलेज जीरो होना मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी आपके लिए। इतने साल बाद मैं कह सकता हूँ हाँ, ब्लेसेड इन डिस्गाइज़ थी। कुछ जानते नहीं थे तो गलतियाँ करते थे, बहुत बाद में पता लगता था गलती की है। जी। अगर कॉर्पोरेट में होते तो उसी समय पता लग जाता, बुरा लगता। नहीं सर, लेकिन कई बार क्या होता है, कॉर्पोरेट की कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है हमें शुरू से करनी चाहिए और हो सकता है वो चीज़ें ना चल पाती। हुँ। सो दोनों तरफ से आई थिंक होता है, बट जो भी हुआ अच्छा ही हुआ आई थिंक। अब लगता है अच्छा हुआ, उस समय तो शुरू के जैसे स्टार्टअप, अब स्टार्टअप वर्ड तो अभी हुआ है, उस समय स्टार्टअप कोई नहीं कहता था। लेकिन 3.5 साल तक घर में एक पैसा भी नहीं आया कंपनी से। तो 2 साल के बाद लगने लगा यार बहुत बड़ा गड़बड़ कर लिया लगता है, एक इसमें तो कोई कमाना तो है ही नहीं। पेंशन के ऊपर ज़िंदगी चल रही है, उसकी बजाय आराम से ब्रिगेडियर बने होते, अच्छी-सी सैलरी आ रही होती। लेकिन फिर धीरे-धीरे सॉर्ट आउट होने लग गया, लोगों से राय ली, उन्होंने कहा जी अब आपने क्या ब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से मत डरो, चलते रहो, कुछ चलते। ना कुछ हो ही जाएगा। फिर 3.5 साल में जब थोड़ा-सा पैसा आया, पहला रुपया घर में आया, तब लगा हाँ यार शायद काम कर सकता कर है। सकता है। जी। तो बस फिर चलते चले गए। तो मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया अक्सर। जनरली लोगों को पर्सनल फाइनेंस क्या होता है ये हुँ। पता नहीं होता। एंड फौजियों की हालत थोड़ी ज़्यादा खराब है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता। 20 साल, वो 25 साल अपना सर्विस में निकाल देते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, तो वो सोचते भी नहीं उसके डायरेक्शन में।
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पर्सनल फाइनेंस क्या चीज होती है? मतलब ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन अगर इसको सिंपलीफाई करके बताया जाए तो व्हाट ओके। इज पर्सनल फाइनेंस? जब हम कहते हैं ये पर्सनल फाइनेंस है, तो फाइनेंस तो बन जाता है वो, लेकिन वो पर्सनल कभी नहीं बन पाता। अच्छा। अब पर्सनल कैसे नहीं बन पाता? पर्सनल ऐसे नहीं बन पाता क्योंकि दूसरा क्या कर रहा है, हम वो इन्वेस्ट करते हैं। जी। एक फिनफ्लुएंसर फोन उस पे हमारे फोन के ऊपर या किसी यूट्यूब वगैरह के ऊपर कहाँ व्हाट्सएप पे पे, क्या बोल टेलीग्राम रहा है, पे। कहीं भी कुछ भी हम्म, क्या बोल रहा है, वो हम उसको पर्सनल फाइनेंस बना देते हैं। और कुछ नहीं तो हमारा बैचमेट क्या बोल रहा है, हमारा ग्रुप क्या बोल रहा है, वो सब कुछ हमारा पर्सनल फाइनेंस बन जाता है। जी। हम ये नहीं रियलाइज करते कि हर कोई बिल्कुल अलग है। जो हमारी लाइफ में सिचुएशन है, वो सिचुएशन इस पूरी धरती पे किसी की नहीं है। जी। जैसे हम करीब 3,500 फौजी फैमिलीज का मैनेज करते हैं। जी। उसके अंदर उनके अर्निंग बच्चे भी हैं, कभी पेरेंट्स वगैरह ये वो हैं। तो कुल मिला के आप ये कह लीजिए करीब करीब 5,000 के आसपास हमारे पोर्टफोलियोज हम मैनेज करते हैं। जी। उनमें से एक भी पोर्टफोलियो दूसरे का बराबर का नहीं है। जी। ये पर्सनल फाइनेंस एक्चुअली होता है, ओके। जिसमें हर किसी के हिसाब से पोर्टफोलियो बना हुआ है, क्योंकि आपकी जरूरतें, आपके ड्रीम्स और आपका सोच कोई और से के साथ मेल खा ही नहीं सकती। जी। तो सर ये, अब ये तो बिल्कुल सही बात है कि सबकी ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं। जी। तो अब ज़रूरतों के हिसाब से क्या करना चाहिए लोगों को? कैसे करें? मानिए मुझे मालूम है कि मैं 10 साल के बाद रिटायर होने वाला हूँ, या मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके एजुकेशन पे मुझे खर्चा करना है, शादी करानी है। तो ज़रूरतें तो बहुत सारी हैं, घर भी खरीदना है, गाड़ी भी खरीदनी है, एजुकेशन पे खर्चा करना है, शादी पे खर्चा करना है, रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लगता है कई बार कि इतनी सारी चीजें हैं, कैसे करें, क्या करें? ओके। मैं दिल्ली में रहता हूँ। जी। अगर मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है जी। और पूरी फैमिली को लेकर के जा रहे हैं, तो मेरे पास कई ऑल्टरनेटिव हैं आज की डेट में। फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। पूरी फैमिली जा रही है तो सोचते हैं कार से ही चलते हैं, क्योंकि अपना मजे करते हुए जाएंगे। जी। अब कार चाहे वो पूरा रास्ता करीब 5 घंटे के इसके आसपास का है, जी। लेकिन कितनी प्लानिंग करते हैं हम। जी। पहले तो कार को ठीक ठाक करवाना है, ये ना हो थोड़ा आगे बाहर दिल्ली के बाहर निकल के खड़ी हो जाए। तो थोड़ी उसकी सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं, नहीं तो तेल पानी ये तो देख ही लेते हैं, जी। टायर की हवा भी देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अच्छा भाई हम सुबह निकलेंगे यहाँ से, अब ब्रेकफास्ट हमको करना है, कहाँ पे करेंगे, कौन सी चीज उसके आसपास आएगी, वो सब कुछ कर लिया। टायर फ्लैट ना हो जाए, ये वो जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो सब कुछ करते हैं। और वहां पे हम चंडीगढ़ इतने बजे के आसपास पहुंचेंगे, बीच में लंच भी आ जाएगा हमारा। और चंडीगढ़ का रास्ता कैसे लेंगे, अंदर कैसी रोड से जाएंगे, जहां भी हमें पहुंचना है वो सब, बिल्कुल। सिर्फ एक 5 घंटे की जर्नी के लिए। जी। इससे शायद एक चौथाई भी प्लानिंग हम अपनी पूरी जिंदगी की करते ही नहीं है। हमें पता है ये तो होना ही है, ये बच्चों की एजुकेशन तो करनी है हमको, बच्चों की शादी भी हमको करनी है, हमें इमरजेंसी चीजें आनी ही आनी है, हमारा रिटायरमेंट भी होना है, घर भी बनाना है, सबको पता है, कोई नहीं है जिसको नहीं मालूम। बिल्कुल। बट सिर्फ पता है और कुछ नहीं है। हम अभी प्लानिंग कर लेंगे, जल्दी क्या है, वो जल्दी क्या है के चक्कर में कोई प्लानिंग कभी होती नहीं है। और अल्टीमेटली अगर हम प्लानिंग करते हैं तो ये करते हैं, हाँ बच्चे को एजुकेशन के लिए इस साल के एंड में भेजना, अब चलो देखो यार कहाँ से पैसा आएगा, कार पुरानी हो गई है, अब जाकर के हम देखते हैं अच्छा इसको बेचेंगे तो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, बाकी लोन ले लेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ प्लानिंग दैट इज नॉर्मली हैपनिंग, जो नॉर्मली हम जी। लोग करते हैं। सो एक्चुअली प्लानिंग नहीं है वो जब सिर के ऊपर आ ही गया है तो हम तो हम उसको रिएक्ट रिएक्ट कर करते रहे हैं, हैं। बस ये रिएक्शन होता है। यही चीज अगर हम प्लानिंग कर लेंगे तो एक तो वर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में फिट होने लग जाएंगे जी। हम, और दूसरी चीज ये है कि जिंदगी इजियर बन जाएगी। बस सर, तो ये कैसे करें और कब से शुरू करें? सही समय क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने का, और कैसे करें? तो क्या हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, जैसे फाइनेंशियल गुरु जैसे आप हैं, या हम खुद अपनी पढ़ाई करें, हम खुद आर्टिकल्स पढ़ें, हम कैसे करें? क्योंकि
कई बार हमने ये भी देखा है कि टीवी पे भी लोग बताते हैं कई चीजें, हमारे दोस्त बता देते हैं कई चीजें, किसकी सुने, कैसे करें? ओके, देखिए एक बात ये होती है जिसको कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब अब। जी ये जो जो अगर आप इस वीडियो को देख रहा है जो भी, वो इस वीडियो को जब पूरा देख लेगा उसके बाद शुरू कर दे अपनी प्लानिंग। जी इतनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जैसे ही आप अपना पहला पैसा कमाते हैं या आपके हाथ में पहला पैसा आता है जो आपका अपना है, प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए। जी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए कोई है जो 10,000 रुपए पर मंथ बचा सकता है। उसने कहा ये पैसा जो है मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूं, और चाहे मैं फौज के अंदर करूं, फौज से रिटायर होने के बाद या फौज से पहले निकलने के बाद फिर मैं कहीं और जॉब करने जाऊंगा, पर सब कुछ कर करा के मैं 60 साल की उम्र पे रिटायर होऊंगा। जी अब ये चीज उसने सोची 25 साल की उम्र पे, जी मतलब वो 35 साल उसने पैसे डालने हैं, और मैं कहता हूं फिक्स्ड 10,000 रुपए महीना डाले हो। जी थोड़ी सी इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग उसने की तो कम से कम 10% का उसको रिटर्न आ जाएगा। जी अगर वो इस तरह से चलता है तो करीब करीब 60 साल की उम्र पे उसके 3.25 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत बड़ा अमाउंट है। जी अब ये पूरा इन्वेस्टमेंट उसने 25 साल से 60 साल मतलब 35 साल के लिए किया। जी मान लीजिए ये दिमाग में उसके जो बात आई सेव करने की, 5 साल लेट हो गई। उसने 25 साल की उम्र की बजाय 30 साल की उम्र पे शुरू जी किया। सो 35 साल बचाने की बजाय 30 साल बचाया। जी अगर मैं आपको फिगर बताऊंगा तो आप सरप्राइज्ड होंगे। ये जो 3.25 करोड़ मैंने बताया, उसकी जगह सिर्फ 5 साल डिले करना, 35 साल इकट्ठा करने की बजाय 30 साल इकट्ठा वो करेगा तो 2 करोड़ होगा। ओ 1.25 करोड़ उड़ गया। जी अगर और 5 साल डिले करता है उसका 1.25 करोड़ इकट्ठा होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से कटता है। सिर्फ 5 बिल्कुल साल डिले कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो 35 की जगह 30 साल कर रहा हूं। एक सा ही लगता है 35-30, लेकिन फर्क ये पता यही नहीं है हो सर, जाता। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन सब लोग जानते हैं वो कौन जी थे। उसने कहा पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड। और 8th वंडर क्योंकि जब हम लिस्ट करते हैं तो 7 वंडर ही लिस्ट करते हैं। जी तो 8th भी है, किसी को पता ही नहीं है। नहीं पता तो कोई देखता भी नहीं है। इसके ऊपर सर एक बहुत बढ़िया कहानी है पावर ऑफ जी कंपाउंडिंग पे, मैंने सुनी थी, किसी ने मुझे बताई थी कि एक बार पुराने जमाने में एक राजा था इंडिया में ही, एंड उनके जो राज्य था उसमें कोई एक बहुत भीषण बीमारी आ गई जी जिसमें बहुत लोगों की मौतें होने लगी, एंड वो बहुत परेशान थे। कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था उस प्रॉब्लम को। बहुत साल निकल गए एंड बहुत बुरी हालत हो गई राज्य की। तो वो भी परेशान थे। एक दिन उनके जो सभा होती है उसमें एक पंडित जी आए। उन्होंने बोला कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास हल है इस प्रॉब्लम का। ओके और राजा ने बोला कि आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। ओके तो पंडित जी ने बोला ठीक है, समय आने पे मैं आपसे मांगूंगा। आज मैं पहले सबसे पहले इस महामारी को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ जिससे लोगों की जानें बचें। पंडित जी ने अपना काम शुरू किया। 6 महीने से साल भर के बीच में वो महामारी कंप्लीटली खत्म हो गई उस ओके राज्य से। तो राजा बहुत रिलीफ हुए, बहुत खुश हुए। पंडित जी आए उनके पास, तो उन्होंने पंडित जी को बोला मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए। ऑलरेडी राज्य की हालत उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि कई सालों से वो परेशान थे एंड इस महामारी से वो लोग जूझ रहे थे। तो पंडित जी ने बोला कि मैं उस समय जब वो आए तो राजा किसी के संग शतरंज खेल रहे थे। शतरंज की बिसात बिछी हुई थी, उसमें 64 खाने होते हैं हाँ शतरंज की बिसात पे। तो पंडित जी ने बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप एक काम करिए, पहले उस बि- खाने पे खाने पर आप एक चावल का दाना रख दीजिए, हम्म अगले खाने पे 2 रख दीजिए, उसके बाद 4 रख दीजिए, उसके बाद 8 रख दीजिए। यानी हर खाने पे आप डबल कर दीजिए चावल के दाने। बस यही मेरा इनाम है, मुझे कोई पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। तो 64 खाने हैं। अब यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 की पावर 64 दानों की हम्म चावल के। अब यकीन मानिए वो राजा का राज्य बिक गया
लेकिन वो उतना चावल उनको दान में नहीं दे पाए, क्योंकि मतलब ये दिखाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी जबरदस्त होती है, जैसा आपने बताया। आपको पता भी नहीं लगता है किस तरह से किस चीज तरह ग्रो से हो सकती है। ग्रो हो सकती है। बिल्कुल तो आपने बिल्कुल। जैसे बताया 3.5 करोड़ या 2 करोड़ या 1.25 करोड़, 1.25 करोड़। 5 साल के डिफरेंस और में। इसमें मैं एक और छोटा सा चीज और ऐड कर देता हूँ, जी और उससे आपको या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको और भी पता लगेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। जो एग्जाम्पल मैंने दिया, मान लीजिए उसके अंदर आप कहते हैं जब भी मैं शुरू करूंगा, मैं इसको, क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारी अर्निंग हर साल बढ़ती ही बढ़ती है, जी मैं 10,000 रुपये अगर डाल रहा हूं उसको पूरे चाहे 30 साल हो 35 साल हो, जी उसमें 10,000 डालने की बजाय हर साल मैं इसको 10% से बढ़ाऊंगा। बड़ा। मतलब कि इस साल अगर मैंने 10,000 डाल रहा हूं, अगले साल मैं 11,000 डालूंगा, जी उससे अगले साल उसका 10% डालूंगा, ऐसे करके डालूंगा। जी सिर्फ इतना छोटा सा डिसीजन, और वो एडिशनल डालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हम बात जी कर रहे हैं। अगर वो 35 साल वाला 25 साल से 60 साल की को सेव करने वाला लेता है, जी तो 60वें साल में जो बिना इस तरह से बढ़ाए छोटा 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 बढ़ाए, जो उसका 3.25 करोड़ हो रहा था, उसकी जगह 11.25 करोड़ हो जाए। 11.25 करोड़, यानी मैथ्स है ऑलमोस्ट सिंपल। 4 गुना। बिल्कुल, मैथ्स है सिंपल, कोई भी कर सकता है, मैथ्स अपने आप चेक कीजिए। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज होती है जो पता भी नहीं लगती कैसे काम करती है। इसी में जैसे आपने एक चावल का वो दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। इसी की उल्टी साइड में बताता हूं, लोगों में पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, और लोग मतलब हम सभी हैं, हम जी सभी में बिल्कुल। धैर्य बिल्कुल नहीं होता। एक होता है चाइनीज बैम्बू। चाइनीज बैम्बू होता है जो बहुत ऊंचा उगता है, जी 12-12 फुट, 15-15 फुट, बिल्कुल। शायद हाईएस्ट जो है और भी बहुत ऊंचा गया हुआ है। अब चाइनीज बैम्बू जब लगाया जाता है जमीन के अंदर, उसका यह है कि चाहे वो निकले या ना निकले, पानी डालते रहो, नहीं पानी डालोगे तो वो खत्म हो जाएगा। जी अब पानी डालते रहते हैं, कुछ नहीं दिखता पहले साल आपको, जैसे जमीन आपने छोड़ी थी वैसे ही है। दूसरे साल भी नहीं दिखता, अब आपकी पेशेंस उड़ने लग गई, तीसरे साल भी नहीं दिखता, चौथे साल भी नहीं दिखता, 5वें साल में जाकर के कहीं छोटा सा निकलता हुआ कुछ दिखता है। आप में धैर्य है, आप पानी डालते गए हैं, जी और जो 5वें साल में जब वो निकलना शुरू होता है, फिर वो इतना तेजी से ग्रो होता है, ये कंपाउंडिंग है। जी जैसे मैंने अभी लिंक्डइन पे एक आर्टिकल लिखा था कि कंपाउंडिंग वर्क स्लोली एंड स्लोली एंड देन इट जूम्स। राइट। ये कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है। जी एक्चुअली वो हमारी पेशेंस को टेस्ट करता है कि भाई आप असली वाले इन्वेस्टर हो कि बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पैसा डालने आए हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो थोड़ा उसके अंदर अपना धैर्य रख लेता है, पेशेंस रख लेता है, उसको असली में पावर ऑफ ये बहुत कंपाउंडिंग दिखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अभी बोला, धैर्य या पेशेंस। आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोगों के पास पेशेंस की बहुत कमी होती जा रही है। एंड आज का ज़माना ऐसा है जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसमें लोगों को हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। जी हाँ। अब हम 10 मिनट डिलीवरी की बात करने लगे हैं कि हर चीज़ हमारे घर पे 10 मिनट में पहुंच जाए, तो बिल्कुल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात होने लगी है। बिल्कुल। इसी के चलते बहुत सारे लोग इंडिया में आज के टाइम में, एंड बहुत सारे फौजी भी एफएनओ ट्रेडिंग करने लगे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग जी। करने लगे हैं, या ट्रेडिंग इन जनरल करने लगे हैं। तो मैं इसके बारे में आपका विचार समझना चाहूंगा। मुझे फौज छोड़े हुए 15 साल हो गए हैं अब। जी पर मैं, क्योंकि कहीं पे मुझे यह है कि मैंने फौज के साथ कनेक्शन नहीं छोड़ना, तो हर साल क्या, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं फिजिकली यूनिट्स और फॉर्मेशंस में जाकर के लेक्चर दूं। जी ये पिछले साल की बात है। पिछले साल मार्च के में मैं नॉर्थ ईस्ट में गया, जी तो वहां पे तेजपुर, टेंगा, गुवाहाटी, शिलोंग, इन एरियाज के चक्कर पे मैं गया था। जी और क्योंकि मैं इनविटेशन पे गया था वहाँ की फॉर्मेशंस के, तो मेरे पास में फौजी गाड़ी मुझे दी गई थी। वहाँ पे मूवमेंट सारा रोड्स के ऊपर ही होता है, कोई एयरक्राफ्ट का इतना नहीं है, कोई ट्रेन का ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो इतना लंबा, जो करीब करीब 5-6 दिन का मैंने पूरा जो उस एरिया में घूमा और यूनिट्स ऑफ फॉर्मेशंस में मैंने लेक्चर दिए, जी
तो वो कॉन्वॉय वहाँ पे थोड़ा बहुत मिलिटेंसी का है, तो वहाँ पे 7 में जवान चल रहे थे। टोटल जो पूरा मैंने किया होगा उसमें कम से कम 30-35 जवान मेरे पास अलग-अलग टाइम पे मेरे साथ चले। जी। पूरा गन वगैरह लेकर के चल रहे थे। मैं उनसे बात करता रहता था और क्या गुड। करेंगे, लंबा बिल्कुल, रास्ता चल रहा है। बिल्कुल। और मैं शॉक्ड हुआ ये जान के कि ये हर किसी ने पर्सनल लोन्स लिए हुए हैं। अब पर्सनल लोन क्यों लिए हुए हैं? जी, कुछ लोगों की ज़रूरत भी होती है, लेकिन अधिकतर लोगों ने लोन इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि अवेलेबल है। बिल्कुल। अधिकतर लोग किसी ना किसी बैंक के थ्रू तो उनकी सैलरी वगैरह आ रही है, किसी ना किसी बैंक की उन्होंने ऐप डाउनलोड की हुई है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सैलरी रेगुलरली आ रही है, क्रेडिट लिमिट बहुत ऊंची है, क्रेडिट बल्कि सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, तो इंस्टेंट उनको 5 पर्सनल लाख लोन ऐसे मिल। घर का पर्सनल लोन मिलता जा रहा है। टक उन्होंने दबाया और पर्सनल लोन आ गया बैंक के अंदर। अब पर्सनल लोन किसी जरूरत से नहीं, बल्कि उल्टा हो रहा है कि क्योंकि पर्सनल लोन आ गया, अब जरूरत इन्वेंट करनी है। अच्छा। किस जरूरत के लिए? ऐसा तो कोई काम नहीं है, ज्यादा नहीं है, किसी का हो सकता है घर कुछ भेजना है, घर को थोड़ा सा मरम्मत करवानी है, या कोई किसी बच्चे मेडिकल बच्चे का इमरजेंसी आ गई तो कोई चीज ऐसी अ, छोटी मोटी आ गई, अधिकतर का नहीं है। जी। अब करें तो क्या करें, पैसा तो आया हुआ है, और दूसरा बार बटन दबाएंगे और 5 लाख आ जाता है या 3-4 लाख आ जाता है। तो कहीं पे मुझे ये लगा, ये जवानों को लग रहा है ये तो फ्री का मनी आ रहा है, ईएमआई भी कटेगा, ठीक है, कट जाए, छोटा सर छोटा छोटा प्रोसेसिंग फी करके, भी होती है, इंटरेस्ट भी लगता है। जो भी है वो तो पीछे से कट जा रहा है ना। अब उन्हीं के बैंक की ऐप है, वो अकाउंट से कट जा रहा है, जी। ईएमआई भी काट रहा है। अधिकतर लोग 3 काम कर रहे हैं, या तो जिन कामों की जरूरत नहीं है उस पैसे से वो काम कर रहे हैं, जमीन की कोई जरूरत नहीं है उनको, जमीन खरीद रहे हैं, या बीवी को गहने दिला रहे हैं, या एफएनओ ट्रेडिंग जो आपने बताया। जी। एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर मैं सरप्राइज था, एक जवान मेरे से फॉरेक्स ट्रेडिंग की कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह की बात कर रहा अरे! है मेरे साथ बैठ करके, और वो कह रहा है कि सर यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी ईयूआर का ये पैटर्न चल रहा है, इस ये ओह सपोर्ट माय है गॉड! इसके ऊपर। मैं सरप्राइज था कि भाई आपको पता है ये यूएसडी और जेपीवाई जो जापानीज येन है, ये क्यों मूव कर रहे हैं, इस पेयर का क्या कोरिलेशन होता है, या जी। यूरो के साथ क्या कोरिलेशन होता है, या इनके अंदर क्या डिफरेंस है, वो नहीं पता है साहब। मैंने बहुत वीडियो देख ली हैं, बहुत सारे वीडियो देख लिए, मुझे अच्छी तरह पता है, और मैं तो इसमें कमा रहा हूं। अब वो असली में कमा रहा है, या जैसे अधिकतर लोगों के साथ स्टॉक मार्केट में होता है कि ये एक ईगो इश्यू हो गया है, जो गंवा रहे हैं वो नहीं बोलना, जो कमा रहे हैं वही बोलना है। सेबी का एक रिपोर्ट भी उसके बाद आया है जो ये कहता है कि 97% जो लोग होते हैं वो पैसा लूज़ हमेशा करते हैं। लूज करते हैं, और असली में जो लोग बनाते हैं पैसा वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जी। जिनकी बड़ी बड़ी बहुत सारे एल्गो ट्रेडिंग वगैरह लेकर के बैठे हुए हैं। वो भी गंवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका कमाना और गंवाने वाले रेशियो के अंदर पॉजिटिव ही चलता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप लोगों को जनरली नहीं करनी चाहिए। एक ये जब हम और आप जैसे लोग इसको ट्रेडिंग करते हैं तो ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में आ जाता है, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं वो किन लोगों के लिए बनाए गए हैं? ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं। जिन्होंने जो भारत में जो इंपोर्टर्स हैं, जो बाहर से माल आ रहा है, वो माल आता है और उनको पेमेंट करना पड़ता है फॉरेन करेंसी में, तो यूएस डॉलर में या यूरो में या जापानीज येन में। इसी तरह से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उनके पास भी जब फॉरेन करेंसी में पेमेंट आता है तो उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। ये हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में आ जाता है, और ये बहुत हानिकारक हो सकता है आपके लिए। तो मैं एक कॉशन देना चाहता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल, आपसे फुली फुली एग्री करता हूँ। बस ये कहीं पे ये स्पेक्युलेशन बन गया है, और एक टाइम था मैंने उस भी इसको समझने की कोशिश की, जी। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग को के पीछे इतने सारे पैरामीटर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। ट्रम्प साहब एक दिन
राइट साइड की बजाय बेड से लेफ्ट साइड उतरे और उन्होंने जो कुछ कमेंट कर दिया जो कभी कोई सोच नहीं सकता, और पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट का कबाड़ा हो गया। इस तरह की चीजें हम कौन एंटिसिपेट कर कोई सकता नहीं है? कर सकता। हमें कुछ भी नहीं पता नेशंस कैसे इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो दो चीज ये हो गई। और तीसरी चीज है, जितनी भी फैंटेसी बेटिंग एप्स हैं वो जो है वो ड्रीम्स को बेचते हैं। जी। आज ये आइए, बिल्कुल आइए, और कहीं पे मुझे लगता है वो किसी नए को शुरू में थोड़ा सा जिता देते हैं। जी। और शुरू में जब थोड़ा सा जिता देते हैं तो चस्का लग जाता है, जी। क्योंकि बेसिकली जो भी है वो तो जुए जैसा ही चलता है, कोई बिल्कुल। किसी तरह से एंटिसिपेट कर नहीं सकता। आप सरप्राइज्ड होंगे, चाहे मैं ये समझता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा जवान्स और सेलर्स और एयरमैन देखेंगे, लेकिन हम कई केसेस से आज की डेट में डील कर रहे हैं जहां ऑफिसर्स करोड़ों के डेट में इस समय हैं। नाम नहीं लेना चाहूंगा ऑब्वियसली, लेकिन करोड़ों की डेट में है इसी तरह के एफएनओ ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। घर बिक गए हैं, गाड़ियां बिक गई हैं, फैमिली सेपरेट हो गई हैं। और इस समय भी, अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे पास ऐसे ही एक ऑफिसर का फोन लगातार आ रहा है। मुझे पता है कि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो गए हैं। ये जी। लगातार चलता जा रहा है, और ये एक ऐसी चीजें हैं जो आज से कह लीजिए, खासकर जब मैंने अपना रिटायरमेंट लिया था, इस तरह की चीजें कभी सोची ही नहीं जाती थी कि कोई कर रहा है, पर आज की डेट में ये रेगुलर हो गया। और एक लास्ट चीज और बताऊंगा, जी। 15 साल पहले जब मैंने रिटायरमेंट ली थी, तब जब हम कह लो जवानों की लाइंस में जाते थे जी। यूनिट्स के अंदर, तो वहां पे जैसे लाइंस में चारपाइयां लगी होती हैं, उनके छोटे छोटे से अपने एरिया होते हैं। शाम को पूरा जब ऑफिस का काम खत्म हो गया, उनका जो गेम्स परेड वगैरह खत्म हो गया, वो सब कुछ हो गया, इस उस टाइम पे ये सारे जवान अपना वहां पे बैठे होते थे। घर की बातें हो रही हैं, जिंदगी की बातें हो रही हैं, दुख सुख बांट रहे हैं, और फिर खैर कहीं पे पैग और वो सब भी बीच में आ जाता है। जी। पर जनरली एटमॉस्फेयर होता था, सारे लोग एक दूसरे से अपना जुड़े पूरा रहते थे। इंटरैक्ट कर रहे हैं, और अपना जो भी प्रेशर वगैरह दिन भर का सारा रिलीज हो गया। जी। अभी जब मैं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ इसी तरह से, अपनापन लगता है कि जी। यूनिट में जवानों की लाइंस वाइंस में जाए। वो चारपाइयां अभी भी हैं, लोग उस पे अभी भी बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब हर फोन कोई पे। मोबाइल लेके बैठा है। इक्का दुक्का हो सकता है वीडियो कॉल पे अपने घर से, फ्रेंड से, किसी से बात कर रहा है, अदरवाइज हाथ में फोन है। जी। कोई यूट्यूब के वीडियोस चल रहे हैं, कोई कहीं पे कुछ चल रहा है, कोई कहीं पे कुछ चल रहा है। हो सकता है वो किसी तरह की ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह जो 24 आवर मार्केट है या कुछ भी है, वो सब कुछ चल रहा हो। जी। अब लोग बात करते ही बहुत कम दिखते हैं। जी। जब बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया के अंदर है, और उनकी अपनी दुनिया में कहीं से इनपुट कोई नहीं आ रहा है, उनको पर्सनल इनपुट्स आते हैं, या कहीं कोई इंटरेस्टेड पार्टीज उनको उल्टे सीधे कोई इनपुट्स टिप दे रही देने हैं, वाले बहुत लोग हैं। बस वो चल रहा है। तो वहां पे मैंने लास्ट ईयर फिर जून जुलाई में एक आर्टिकल लिखा था, जी। इकोनॉमिक टाइम्स में वो पब्लिश भी हुआ था। उसमें यही चीज मैंने की थी, और मैंने उसके अंदर कॉशन के हिसाब से लिखा था कि मिलिट्री कमांडर्स, यू हैव अ बिग प्रॉब्लम ब्रूइंग इन योर बैकयार्ड। जी। मतलब मिलिट्री कमांडर्स, आप लोगों को जागना पड़ेगा, यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? जी। अगर कोई जो फौज से नहीं रिलेटेड, अपने पर्सनल उसके अंदर इस तरह की चीजें करता है, तो उसको नुकसान होता है। जी। जब यहाँ पे जवानों के ऊपर इस तरह की चीज आती है, तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से सोचें, तो ये एक नेशनल इमरजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी हो रही है। बिल्कुल। जब कोई फाइनेंशियली वीक होता है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो बाहर की पावर से, हमने ऑप सिंदूर में देखा किस तरह से उसके बाद कितने लोगों को राउंड अप किया गया, जिसमें जी। कुछ आर्म फोर्सेस के लोग भी थे। जब वो इस तरह से वीक होते हैं, तो उनको बरगलाना, उनको किसी भी तरह के इस तरह के इंसेंटिव्स दे करके अपनी तरफ ले लेना उतना ही इजी आसान हो होता है, जाता है। उतना आसान हो जाता है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो फौज के लिए भी एक डेंजर बनती जा रही है। और एक चीज और, जी। बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, जी। सुसाइड्स हो रहे हैं यूनिट्स ऑन फॉर्मेशंस के अंदर, फाइनेंशियल सुसाइड्स।
जी, जब मैं नॉर्थ ईस्ट का जो मैंने बताया लास्ट ईयर में वगैरह में कर रहा था, जी, मेरे को एक CORR यूनिट, आरआर होता है राष्ट्रीय राइफल्स, जी, जो सिर्फ CI ऑपरेशंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, जी, वहां से मेरे को कॉल आया, सर आप सब जगह वो लेक्चर कर रहे हैं, एक मेरी यूनिट में भी आके करिए। जी, और वो बात कर रहा हूँ मैं JNK के अंदर बैठे हुए, उनका कॉल आया। मैंने कहा क्या हो गया ऐसे, CI ऑप्स तो आपको तो बिल्कुल 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, मैंने भी CI ऑप्स में किया हुआ है, मैंने भी RR यूनिट्स में किया हुआ है, मुझे पता है। जी, सर आपको बहुत पहले का पता है, आज की डेट में इस डिफिकल्ट एरिया में लोग कंपैशनेट ग्राउंड पोस्टिंग लेके आ रहे हैं, मांग मांग के पोस्टिंग आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यही सारी चीजों के लिए इतने कर्जे हैं। जब वो CI ऑप्स में आते हैं, उनको एडिशनल काफी अलाउंस मिलता है, जी, जो हार्डशिप है उसको कंपेंसेट करने के लिए अलाउंस मिलता है। अलाउंस मिलता है। वो अलाउंस उनकी जो इतनी सारी EMIs उन्होंने चला रही जी, हैं, उसको पे करने। ऑफ कोर्स हमने उनकी यूनिट में लेक्चर करवाया, उसका कितना फायदा हुआ, कितना वो हुआ, मुझे नहीं मालूम, जी, लेकिन हमने करवाया। बट एक जब CI ऑप्स के अंदर RR यूनिट का CO, कमांडिंग ऑफिसर, मेरे को ये रिंग करके कह रहा है, तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम। तो फौजी भाइयों, आई थिंक आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। देश की जिम्मेदारी है, आपकी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है, आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारियां हैं। अननेसेसरी लोन्स से बचें, बिल्कुल ना लें। फॉरेक्स ट्रेडिंग, F&O ट्रेडिंग, ये सब आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। ये इनका कुछ पर्पस अलग है जब ये शुरू की गई थी। इनसे बचें, गलत टिप्स ना लें। एंड जैसे सर ने बताया कि थोड़ा पैसा हर महीने अगर कहीं पे आप स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे, एक एक चावल का दाना अगर जोड़ते चलेंगे, तो ये कुछ सालों में and थोड़ा पेशेंस के साथ में, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। तो ये मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। तो सर, मैं आपको एक तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप फिजिकली बहुत फिट हैं। ओके। जनरली आर्मी ऑफिसर्स मैंने देखा काफ़ी फिट रहते हैं, एंड सर्विंग ऑफिसर्स तो, ऑफिसर्स भी, जवान भी बहुत फिट होते हैं। थैंक यू। मुझे तो एनवी भी होता है कई बार कि आप लोग इतना फिट रहते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं देखता हूँ कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। बट आपने बहुत फिजिकली अपने आप को फिट रखा हुआ है। तो आपकी व्हाट इज योर फिजिकल फिटनेस का सीक्रेट? ये शायद जब 16 की उम्र में आप NDA जाते हो, जी, तो आप अनकंफर्टेबल होते हो अगर आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे होते डे टू डे बेसिस पे। जी, तो इसमें मैंने 3 चीजें उठाई जो फौज के अंदर रहते हैं। सबसे पहली चीज है, कुछ ना कुछ जरूर करना है। जी, अगर किसी वजह से उस दिन कुछ नहीं भी कर पाए, जी, थोड़ा बहुत और कुछ नहीं तो कमर को घुमा लो, कुछ कर लो, जी, जिससे आपको लगे हाँ थोड़ा सेटिस्फेक्शन मतलब लगे। कुछ और वर्जिश, हाँ, कुछ भी। आपको उस लेवल पे आना है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते जी, तो आप अनकंफर्टेबल फील फील करने करना, चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि आपको डेफिनेटली साल के बेसिस पे, ईयरली, जी, जैसे फौज में जब होते हैं तो आपका ईयरली एक चेकअप होता है, जी, वो चेकअप कराना जरूरी है। इसलिए जब फौज छोड़ी, उसके बाद हमने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो ईयरली चेकअप होता है वो लगातार कराते हैं, और उसमें पता लगता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ नहीं जा रहे कहा नहीं जा रहा। हो। और तीसरी चीज होती है, ठीक ठाक खाओ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आराम से अच्छी तरह से सोना जरूर है, जी, क्योंकि वही आपका बॉडी का रिपेयर टाइम होता है। उसको कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे, सोने के टाइम पे आप जाग रहे हो और जागने के टाइम पे सो रहे हो, तो जी, बॉडी खत्म हो जाएगी फिर। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। जी, एंड मुझे लगता है कि आजकल 3 तरह की फिटनेस पे यूजुअली लोग बात करने लगे हैं। जी, पहले खाली फिजिकल फिटनेस की बात होती थी, जी, बट आजकल बात होने लगी है मेंटल फिटनेस की भी। जी, एंड कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़रूरी जुड़ा हुआ है आपकी फाइनेंशियल फिटनेस, जी, कि आप फाइनेंशियली कितने फिट हो, हम्म, क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं। जी, एंड मुझे लगता है कि मेंटल फिटनेस एंड फाइनेंशियल फिटनेस भी जुड़ा हुआ है काफ़ी हद तक। जी। तो सर, आदमी फाइनेंशियली फिट कैसे रहे, उसके कुछ राज बताइए हमको, कुछ कुछ गुरु मंत्र बताइए। बहुत सिंपल है। जी, सिर्फ एक चीज उसके अंदर असली में चाहिए, वो है थोड़ा सा डिसिप्लिन, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। जी, अगर मैं बिल्कुल छोटे से, आपने कहा गुरु मंत्र, मुझे नहीं लगता ये गुरु मंत्र है, क्योंकि गुरु मंत्र का मतलब होता है काफी कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जी, कोई भी अपनी फाइनेंशियल फिटनेस एक संडे को सुबह जी, ब्रेकफास्ट के खाने के बाद
जी। और लंच के पहले अपनी पूरी जिंदगी की फाइनेंशियल फिटनेस बना सकता है। कैसे ये सर? इतना सिंपल है। कैसे? कैसे? थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, वो है गोल्स। जी, क्या लक्ष्य है, जी, और हर किसी को पता होता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता हूँ जी, हमारी जिंदगी में क्या फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, और वो हर एक के लिए है। किस टाइम पे आएंगे, कितने पैसे की जरूरत होगी, वो वेरी करता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस है तो पर्सनल बिल्कुल, पर्सन के ऊपर वेरी करता है। सबसे पहली चीज है, और ये सिर्फ मैं अब फौजीज के हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहली चीज है इमरजेंसी फंड। जी, दूसरी चीज है प्रोटेक्शन जी, अम्ब्रेला। प्रोटेक्शन अम्ब्रेला पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। इनको मैं और डिटेल में बताऊंगा। जी, तीसरी चीज है, कौन सी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में करनी ही करनी है, एज पेरेंट्स, एज हस्बैंड, एज ब्रदर और सिस्टर, जो आपके रिक्वायरमेंट आनी ही आनी है। बिल्कुल। चौथी चीज है, कौन सी वो चीजें हैं जो आपको आपकी लाइफ को रिच बनाती हैं, ओके। आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, जी, और हर चीज में पैसा लगना ही लगना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। पांचवी और लास्ट चीज है, जो थोड़ा लेट आता है लाइफ में, कि आपने जो कुछ भी किया उससे किस तरह से आपने अच्छी तरह से एंजॉय किया, जी, और जो कुछ बचा, जी, इस चीज को ध्यान से सुनने वाली बात है, जो कुछ बचा वो आपकी अगली पीढ़ी को कैसे जाना है। ये 5 चीज हैं। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा, ये एक दिन आराम से बैठ के 3 घंटे के अंदर प्लान हो जाता है। अच्छा, सिर्फ 3 घंटे। ओके। वो भी अगर आप स्लो हो, कैलकुलेटर यूज करना इतना इजीली नहीं आता है, तो मैं उसके लिए 3 घंटे कह रहा हूं। जी, सबसे पहली चीज है इमरजेंसी। फौजीज के लिए इमरजेंसीज बहुत आती हैं। जी, सिविल लाइफ में भी आती हैं, उन सभी को इमरजेंसी आती है। फौजीज को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, और वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में सारे लोग एक फैमिली होते हैं। जैसे मैंने बैरक का बोला था, बैरक में जो सारे बैठे वो फैमिली हो जाते हैं। बिल्कुल। यूनिट के अंदर सारे फैमिली होते हैं। आपके कोर्स मेट्स, बैच मेट्स, वो सारे फैमिली होते हैं। जी, कोई भी खड़ा हो जाएगा जब आपको चाहिए। लेकिन कई चीजें होती हैं जिसको आपको खुद करना चाहिए। जी, हर किसी के सामने हाथ फैलाना एक बहुत अच्छी चीज नहीं है। जी, अब जैसे फौजी है, आपको फौजी हर 2-3 साल में इधर उधर जाते रहते हैं, 1 साल में भी जाते हैं, कभी आधे साल में भी चले जाते हैं। बिल्कुल। सडनली आप एक पी स्टेशन में, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, सब कुछ चल रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, सडनली आपको एक जगह डाल दिया गया। अगर पी स्टेशन भी है, स्कूल आपको पता है वहां अच्छा नहीं है। अब डिसीजन आ गया, बच्चे को अगर आप चाहते हैं अच्छी एजुकेशन अभी भी देनी है, तो हो सकता है आपको एक बोर्डिंग स्कूल में डालना पड़े। अब जी, बोर्डिंग स्कूल का पता ही है शुरू में कितना चाहिए होता है। बिल्कुल। तो ये इमरजेंसी फंड है। वाइफ जो आपके कुछ अर्निंग कर रही थी, वाइफ की जगह स्पाउस वर्ड बोलूंगा, क्योंकि लेडीज भी हैं जी, आर्म फोर्सेस में, उनके हस्बैंड्स भी हो सकते हैं, या ज्यादा मेल हैं तो उनकी वाइफ्स होती हैं। जी, वो अच्छा फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रही थी, क्योंकि आप एक अच्छी जगह थे, वो जॉब कर पा रही थी। सडनली ऐसी जगह जा रहे हैं जहां नहीं कर सकते, बिल्कुल। ये इमरजेंसी आ गई। जी, घर के अंदर काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपको एकदम से फ्लाइट लेकर के पहुंचना है वहां पे, पैसा कहाँ है, इमरजेंसी आ गई। जी, इस तरह की इमरजेंसी जो होती है, जो आपकी फौजी लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि आप सबसे अलग हो, सब एकदम से पोस्टिंग्स आ जाती हैं, कुछ और हो जाता है, ये सारी चीजें ये जो है इमरजेंसी फंड फंड, केटर करता है। ओके। अब वो इमरजेंसी फंड टिपिकली हम कहते हैं कि 3 महीने की आपकी जो सैलरी है। सैलरी से नहीं, जो आपकी एक्सपेंसेस हैं, अच्छा, वो जी, आपको 3 महीने की कम से कम होना चाहिए। 6 महीने का हो तो आपको और कंफर्टेबल रहेगा। जी, जब आपको पता है कि कोई भी इमरजेंसी आ जाए, जी, उसको मैं डील कर सकता हूं एकदम से। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा आपको अमाउंट चाहिए और सडनली इमरजेंसी फंड कर लेगा, बट एटलीस्ट कल का खर्चा, परसों का खर्चा जो एकदम से चाहिए वो हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें मैं क्रेडिट कार्ड को बहुत बड़ा श्रेय देना चाहता हूं। जी, अधिकतर क्रेडिट कार्ड को हम एक मानते हैं कि भाई ये जो है ना हमारी जिंदगी खराब कर देगा, जी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है, अगर आपका अपना डिसिप्लिन है कि जब भी मेरा बिल पे करने का टाइम आया, मैं पे कर पाऊंगा, बस उतना ही खर्चा मुझे करना है, जी, तो आपको 55 दिन तक का, 45 से 55 दिन तक का क्रेडिट मिल जाता है, जिसके जी, ऊपर 0 इंटरेस्ट लगता है। बिल्कुल। उस टाइम में आप अपने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और बिल पे कर सकते जी, हैं। आमतौर पे 3 तरह की इमरजेंसीज आती हैं फौजी की लाइफ में। एक होता है एकदम से मूव करना पड़ रहा है, जी, तो फ्लाइट से करना है, ट्रेन से करना है, जैसे भी जाना है, क्रेडिट कार्ड यूज हो जाता है। जी,
दूसरा होता है मेडिकल इमरजेंसी है, जो किसी वजह से आपकी आर्म फोर्सेस वाली उससे नहीं मीट हो पा रही, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वो भी क्रेडिट कार्ड से हो जाता है। जी या कभी कभी होता है कि किसी को आपने पैसे देने हैं, जी वो भी क्रेडिट कार्ड से मीट हो जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह की इमरजेंसीज क्रेडिट कार्ड भी एक और अच्छी सर चीज एक और है। बेनिफिट है जी जो उड़ चलो से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ ट्रैवल को जो टिकट्स में कई बार बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स एंड कुछ ऑफर्स चलते हैं जो क्रेडिट कार्ड पे चलते हैं। ओके। तो हम लोग हमारे जवानों को भाइयों को हम लोग अब क्रेडिट कार्ड्स भी दे रहे हैं जो ओके बैंकों की क्रेडिट कार्ड्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एंड बाकी बैंकों के। तो जस्ट मैं एक नहीं बताना नहीं, चाह रहा बिल्कुल था ये बिल्कुल बिल्कुल। के जरिए से। क्योंकि आपके ऑडियंस के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी जी तो पहला ये इमरजेंसी वाली चीज होगी। जब ये हो जाता है ना, एक सुकून सा आ जाता है यार, कोई भी किसी भी तरह की मेरे को इमरजेंसी आएगी, मैंने थोड़ा इकट्ठा करके लगाया है, काम चल जाएगा। चल जाएगा बिल्कुल। दूसरी चीज आती है इंश्योरेंस। जी अब इंश्योरेंस जब आप सर्विस में होते हैं तो आपको एक फौज देती इंश्योरेंस ही है देती है, इंश्योरेंस। लेकिन हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए वो सफिशिएंट, अधिकतर लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है। जी सर थंब रूल क्या है इंश्योरेंस लेने का? इंश्योरेंस लेने का पहले थंब रूल चलता था कि 7 से 10 जो आपकी ईयरली इनकम है, साल की उस इनकम। साल की इनकम जो है, वो उसका 7 से 10 गुना आपका एक इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, और जी टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए जी आपका। तो फौज आपको कुछ दे रही है, वो 7 से 10 का हो जाता है तो ठीक है। जी लेकिन आज की डेट में मैं इस फिगर को 15 से 20 बोलूंगा। जी अब ये क्या हो गया कि 15 से 20 अब है, पहले नहीं था? जी वो इसलिए कि कहीं पे हमारा जो फैमिली का जो सपोर्ट था, फैमिली का जो जॉइंट फैमिलीज वगैरह वाला जो सपोर्ट था, वो खत्म हो गया। बिल्कुल पहले ऑफिसर्स के केस में खत्म हुआ, अब वो जवानों के केस में भी हो गया। हो रहा है बिल्कुल। जवान, सेलर्स और एयरमैन जो अपने गांव के अंदर पहले सेटल हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे शहरों में शहरों आने में आ रहे लगे, और उनका नाता अपनी फैमिली से टूटने लग गया है। हैं। जी इनफैक्ट क्या हो रहा है कि फैमिली के साथ नाता जो है वो ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। कहीं पे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, किसी फैमिली का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, खेती का झगड़ा, तो वो ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। जी जो कुछ भी उनको करना है, उन्होंने अपने आप ही करना है, और जी ये बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल और दूसरी साइड में उनके अपने बच्चों की, उनकी फैमिली की एस्पिरेशंस बढ़ रही है। बिल्कुल। कितनी सारे जवान सेलर्स और एयरमैन को मैं जानता हूं जिनके बच्चे आईआईटीज के अंदर पढ़ रहे पास हैं। आउट होकर के कॉर्पोरेट हॉन्चोस बन रखे हैं। जी कितने सारे हैं जो अपनी बढ़िया बढ़िया वेंचर्स चला रहे हैं। जी तो उनकी एस्पिरेशंस भी बढ़ रही है। आईआईएम्स में ही पढ़ने जाना है, मैंने आईआईटीज में ही जाना है, या बाहर जाना है। जी ये कितने फैमिलीज में मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये एस्पिरेशंस बढ़ने से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मुझे एकदम से कुछ हो जाए, जी क्या फैमिली के अंदर एक भूचाल आ जाएगा। बिल्कुल। वो भूचाल जो है, आपकी जो डेथ है उसको इमोशनल तरीके से कोई कवर नहीं कर सकता, बिल्कुल लेकिन फाइनेंशियल साइड से दूसरा झटका नहीं लगना चाहिए, उसको कवर करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर ठीक सा आप इंश्योरेंस लेते हैं, जिसका असली नाम है टर्म इंश्योरेंस कवर, जी अगर आप वो ले लेते हैं, बहुत चीप होता है, तो आप इस झटके को। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि अरे मैं पैसा दे रहा हूँ कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, मैं मैं दिए जा रहा हूँ हर साल प्रीमियम भरता हूँ और इसका कोई फायदा नहीं, मेरे को रिटर्न नहीं आ रहा। ये बिल्कुल। लोगों की सोच में है अभी भी। जी जी। तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए? पहले तो ये रियलाइज करना है कि ये जो सोच है, ये गलत सोच है। जी हमारे पास में कार या स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, हम उसका इंश्योरेंस कवर करवाते हैं, जी हम इंश्योरेंस का पैसा देते हैं, जी और आशा करते हैं कि कुछ भी ना हो बिल्कुल। पूरे साल। कोई भी ये नहीं चाहता मेरी गाड़ी टूट जानी चाहिए रुक ताकि जाए। मैं इंश्योरेंस कवर ले चुका, कोई भी नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन हम खुशी खुशी वो पैसा देते हैं, यार कवर हो गया, मेरे को शांति हो गई, कुछ हो जाएगा तो वो है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता और कुछ वो हो। तो सर लीगली भी रिक्वायरमेंट हो गया है ना। लीगली थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड है, लेकिन अधिकतर लोग कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं। करते हैं जी। साल जब खत्म हो जाता है, कितने पैसे वापस मिलते हैं? कुछ कुछ भी नहीं नहीं मिलते। मिलता जी। प्रीमियम फिर देना पड़ता है, हो सकता है वो प्रीमियम बढ़ के हो। जी दूसरे साल, तीसरे साल हम देते चले जाते हैं, हमें पता है कुछ पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी नहीं देता। बिल्कुल। मैं उस दिन को सोच के डर रहा हूं जिस दिन इंश्योरेंस कंपनीज कहेंगी अच्छा अगर आपने प्रीमियम दिया है तो आपको पैसा भी वापस मिलेगा। तब कितना महंगा हो जाएगा व्हीकल इंश्योरेंस, मैं सोच भी नहीं सकता। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जी लाइफ इंश्योरेंस में अगर आज की डेट में आपको 100 रुपए टर्म इंश्योरेंस में देने पड़ रहे हैं, तो बाकी जो
इंश्योरेंसेज हैं जिनको मनी बैक कहते हैं, यूलिप कहते हैं, जिनके अंदर कुछ भी कवर नहीं होता, कुछ भी रिटर्न नहीं आता, हो सकता है 100 की जगह 1000 देने पड़े आपको, जी। और उसके अंदर सिर्फ 2 पार्टीज हैं जो कमाती हैं, इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरेंस करवा रहा है उस तरह के इंश्योरेंसेस को, जो असली में इंश्योरेंस है ही नहीं, उनके अंदर ना आपको इंश्योरेंस कवर ठीक मिल रहा है, ना आपको इन्वेस्टमेंट ठीक मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये इंश्योरेंस के केस में हमको ये वाली दिमाग से निकालनी पड़ेगी, जी। क्योंकि अवेलेबल है तो हमारे को उसी तरह से हमारे दिमाग को बना दिया गया, जी आपको तो पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैंने जैसे एग्जांपल एक बोला था कि 12% रिटर्न मिलेगा और 3.09% मेरे को 20 साल बाद रिटर्न मिला। यही इंश्योरेंस होता है जब हम उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी लगा देते हैं। जी। तो तो आपने सर इमरजेंसी फंड बोला और इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में मैंने सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस अभी तक बोला है, जी। लेकिन इंश्योरेंसेस 5 तरह के हमें लेने की जरूरत पड़ती है। जी। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जी। दूसरा होता है होम इंश्योरेंस। जी। ये एक चीज है जो किसी को कोई ध्यान नहीं देता है। जी। हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा पैसे वाली चीज के अंदर हम एक होम इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते। जी। करोड़ों की प्रॉपर्टी, कुछ हजार में आप 10 साल का इंश्योरेंस ले सकते हैं। जी। तो हम करोड़ों डाल देते हैं, वो 30-40 हजार या 10,000 रुपए हम नहीं डालते। जी। तो लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, तीसरा व्हीकल इंश्योरेंस तो बाय लॉ है, इसलिए हम ले ही लेते हैं। चौथा है जिसको मैं कहता हूं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। सभी कहते हैं कि कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, आजकल कैंसर जैसी चीज, भयानक चीज जो है बड़ी कॉमन होती चली जा रही है। बिल्कुल। मैं तो, मेरे पास तो ये अपना मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पे हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिलिट्री हॉस्पिटल में कवर नहीं होती। जी। इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए जी। फैमिली को या आपके किसी यूज के लिए, या हर कोई जो है सेकंड डॉक्टर की सेकंड ओपिनियन लेता ही लेता है इतनी भयानक बीमारियों में। वो सेकंड ओपिनियन लेना भी एक दुखदाई चीज होता है, इतना महंगा होता है। जी। सो मेडिसिन हो गई, ये हो गई, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो इस तरह के पेशेंट को देने पड़ते हैं, बहुत महंगे सप्लीमेंट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल से नहीं मिलते हैं। उसके लिए आप घर में स्पेशल अलग से मेड्स लगाएंगे, अलग से खाना बनेंगे, सारी एक्सपेंस है। उसी जगह से करनी पड़ती है सालों तक, केयर सालों तक करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मिलिट्री हॉस्पिटल तो एक लेवल पे जा करके, ठीक है जी आप ठीक लग रहे हैं बस, लेकिन आपको टेस्ट वैसे ये वो सब कुछ करवाते रहना पड़ जाता है। तो चौथी चीज ये होती है, और पांचवी चीज होती है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है आपकी ये स्टेट है कि आपको नहीं चाहिए, अच्छे मिलिट्री हॉस्पिटल के पास है, फैमिली भी आपके साथ है, लेकिन अगर फैमिली ऐसी जगह पे है, गांव में है, किसी ऐसी जगह पे जहां पे मिलिट्री फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है, तब उन केसेस में या रिटायरमेंट के बाद सिमिलर केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो ये, इसको मैं अम्ब्रेला कहता हूं, भाई ये छाता है हमारे ऊपर है, अगर छाता हटा देंगे तो बारिश अपने ऊपर गिर जाएगी और फिर पता नहीं लगेगा क्या करना है। तो ये प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ये प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है जी। इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है जो हमारी जरूरतें हैं, जो आनी ही आनी है, कुछ कर लीजिए। वो कौन सी जरूरतें हैं? पहली चीज है घर। बिल्कुल। घर हर किसी को बनाना ही बनाना है। बिल्कुल। और खासकर पहले गांव के अंदर पुश्तैनी घर चल रहा है वहीं चले जाते थे, पर जैसे मैंने कहा अब गांव में सेटल डाउन होना, अधिकतर लोग इस चीज को चूज नहीं कर रहे हैं, पास के टाउन में जाके हो जाते हैं। दिल्ली और इस तरह के मेट्रोज में कितने लोग हैं, दिल्ली, मेरठ, आगरा, इन सब में क्योंकि सर्विस के टाइम में सर वो उस तरह के ही सिटीज में रहे हुए होते हैं, उसी तरह की सिटीज में भी रहे होते हैं। और इसके अलावा बच्चों के लिए कोई एवेन्यूज है ही नहीं। बिल्कुल। गांव वगैरह में बच्चे तो रहेंगे नहीं, आप डिसाइड करते हो भाई बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो है इन शहरों में जाना पड़ जाता है। बिल्कुल। तो एक घर की बात हो गई। दूसरी चीज होती है बच्चों की एजुकेशन। अब बच्चों का ग्रेजुएशन, अगर नॉर्मल आप कहते हैं कि ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कराना है तो ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। आज की डेट में आईआईटीज और ये वो इस तरह के, या कोई भी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं इतनी महंगी हो रखी हैं। बिल्कुल। पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं आईआईएम्स, जो एक्चुअली हम सब सोचते थे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके देखिए कितना खर्चा। मैंने आईआईएम से किया हुआ एमबीए, तो मैंने 2 साल शायद मेरा खर्चा 3-4 लाख रुपए के आसपास हुआ होगा जब मैंने किया था।
और अब शायद 20-25 लाख के आसपास हो गई है 40 कॉस्ट। लाख के ऊपर हो चुका है जी, तो जब सब कुछ बनाएंगे। मतलब कितने ही साल हुए, 15-20 सालों में आई थिंक इतना चेंज हो चुका है अब कॉस्ट बिल्कुल में, सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं अब। बिल्कुल। और जैसे जैसे गवर्नमेंट फंडिंग इन सब इंस्टीट्यूट से निकल रही है और महंगे होने वाले हैं। जी फिर आ जाती है शादी। हम इंडियन फैमिलीज से हैं, हमारा एज पेरेंट्स हमारा दिमाग इंडियन पेरेंट्स की तरह चलता है। यूएस और कनाडा वाले नहीं है कि जी 18 साल हो गए, 21 साल हो गए, आपने सब कुछ कर लिया, अब अब बाहर आप निकल जाओ, जिस तरह से यू नो और दूसरी स्पीशीज निकाल देती है घर से, जी उस तरह से हम लोग नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते हैं उस तरह से। बिल्कुल। हम ये सोचते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इनकी शादी करना हमारी जवाबदारी है, जी हमारी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो शादी में खर्चा होता है, बड़ा अच्छी तरह से और खर्चा आजकल होता तो है। ज़्यादा होने लगा है हाँ क्योंकि लोग बिल्कुल। कई हाँ, चीज़ें दिखावा करना बहुत चाहते आने हैं, लग गया है। दिखावा बहुत हो गया है। तो ये हर चीज जो है एक खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा है, जी और ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलते हैं। बिल्कुल। सो बच्चों से रिलेटेड ये चीज हो गई, घर हो गया, उसके इसके अलावा जो है एक रिटायरमेंट आ जाता है। जी बहुत हम इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर रिटायरमेंट मैंने जो समझा है कि फौज में करीब जो जवान हैं वो करीब 35-40 साल की उम्र में वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, एंड ऑफिसर्स भी करीब आई थिंक 40 से 50 साल के बीच में रफली, ये अंदाजा सही है? देखिए, अगर मैं आर्मी की बात करूं, जो जी आर्मी नेवी एयरफोर्स में सबसे बड़ी हैं, ऑफिसर्स जो हैं 54 साल तक, 54 से 57 साल तक, डिपेंडिंग ऑन आर्मी जी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो उनकी सर्विस होती है। जी पर सबसे बड़ा आर्मी होने की वजह से अधिकतर ऑफिसर्स 54 ईयर्स, 54 साल पे रिटायर हो हो जाते हैं। जाते हैं, ओके। सिविल के अंदर कम से कम 60 साल है, जी और ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं तो एक्सटेंशन भी मिलता चला जी जाता है। तो 54 साल के बाद 6 साल की कम से कम और बढ़िया तरीके से दिल से होता है कि यार, और मैं आराम से 54 साल, मुझे लग ही नहीं रहा कि रिटायर हो मैं जाऊं। रिटायर हो जाऊंगा। दूसरी इसी लाइन में ऑफिसर्स का अगर मैं कहूं तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे ऑफिसर्स जी अब जल्दी छोड़ करके, 20 साल की सर्विस हुई, पेंशनेबल सर्विस हो गई, वो छोड़ के निकलना चाहते हैं। जी ये जरूरी नहीं है वो कॉर्पोरेट में पैसा कमाने के लिए जाना चाह रहे हैं। जी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, फैमिलीज कोई सपोर्ट नहीं है उनको, कहीं पे लगता है मैंने अब बच्चों के लिए मुझे जीना पड़ेगा। जी पेरेंट्स की भी ऐसे ही है, उनके ऊपर पूरा सपोर्ट है, और उनको लगता है उनकी देखभाल के लिए मुझे रहना पड़ेगा। इस तरह की बीसीओ चीज होती है। जी वही चीज जवानों में आ रही है। जी जवानों के दिमाग में भी अब ये होने लग गया, जी मेरी कलर सर्विस जैसे ही होगी, पेंशनेबल सर्विस होगी, मैं निकलूंगा। जी और बहुत सारे जवान्स निकल रहे हैं। पहले जो शब्द प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, या जैसे एयरफोर्स में पीएसएस कहते हैं, प्रीमेच्योर सेपरेशन फ्रॉम सर्विस, ये पहले बहुत कम वर्ड होते थे जो सुने जाते थे अपनी यूनिट्स, जी फॉर्मेशन वगैरह के अंदर। अब बहुत अब रेगुलर हो बहुत गए। बहुत रेगुलर हो गए हैं, और सभी तो सोचते हैं कि बट इसका मतलब ये भी है कि फिर रिटायरमेंट प्लानिंग और क्रिटिकल हो गई है। और क्रिटिकल हो गई है। जब आप जल्दी छोड़ते हैं तो पेंशन उतनी ही छोटी होती है आपके जी लिए, और जब आप जल्दी छोड़ रहे हैं तो उस समय आपके क्रिटिकल गोल्स पूरे हुए ही नहीं होते। बिल्कुल जब आप प्रॉपर सुपर एनुएशन करके निकलते हैं तो आपके कुछ गोल्स तो मीट हो गए होते हैं पहले ही बिल्कुल। सर्विस में रहते रहते, जी और आपने उनको किसी तरह पूरा कर लिया होता है। और बिल्कुल। फौज के जो अलग अलग बच्चे सेटल इंस्टीट्यूट्स हो हैं, गए होते हैं, अपना उनका करियर चालू हो गया होता है बच्चों का, उनकी शादी हो चुकी होती है जब तक आप आमतौर पे सुपर सुपर एनुएशन के टाइम आमतौर इस। पे ऐसा नहीं होता है रियली, अच्छा। बट वो किसी कहीं पे जाके उसके पास तक पहुंच गए पहुंच होते हैं। गए होते जब आप अगर आप जो 40-45 साल की उम्र में ले रहे हैं ऑफिसर्स हैं। के जी केस में, और जवानों के केस में और भी पहले आप ले रहे हैं, 30-32 साल की उम्र में, 35 साल की जी उम्र में प्रीमेच्योर ले रहे हैं, तब उस समय तो कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं हुआ हुआ होता होता, है। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट के बाद आपको ये जरूरी चीजें करनी होती हैं, और तब जी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता है। जी जैसे AGIF, NGIS और AFGIS होते हैं, वहां से लोन्स वोन्स थोड़ा वो अच्छे रेट्स पे मिल जाते हैं, वो सब कुछ आपको नहीं मिलता है, जी आप निकल चुके हैं। तो कहीं पे, और बाद के भी बात में, जब आप सुपर एनुएशन पे भी निकलते हैं, एस्पिरेशंस बड़ी हुई हैं। जी जैसे मैं अपने बैचमेट्स को देखता हूँ, मैं अपने को खुद भी देखता हूँ। अब पहले कभी बात नहीं होती थी, अच्छा भाई हम यूएस घूमने जा रहे हैं, और हम सिंगापुर जा रहे हैं, और हम क्रोएशिया जा रहे हैं। जी अब तो ये बिल्कुल कॉमन सी चीजें हो रखी हैं। जी सो बिल्कुल हर चीज में खर्चा होता है। सो बिल्कुल। हमें ये लगता है कि अगर हमने वो नहीं किया तो जिंदगी जी ही नहीं। जी नहीं।
तो अब जिंदगी इसको मैं इससे मैं दूसरे बल्कि चौथे गोल पे आ जाता हूँ, जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल गोल्स। जी, ये वो है जो हमने अपने दिमाग में किए हुए हैं कि भाई ये हमारी जिंदगी को बेटर बनाते हैं। जी, मुझे हर 8-9 साल के अंदर कार को चेंज करना है, जी, मुझे घूमने फिरने जाना है, डोमेस्टिक वेकेशन जाना है, बाहर भी घूमने चले जाना है, और भी बहुत सारी पर्सनल चीजें होती हैं। आपके पूरी लार्जर फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं आपको किसी रिलेटिव को सपोर्ट करना पड़ सकता है, जी, आपको अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं जो सिर्फ पेंशन से या जो अपने सर्विंग करते हुए इकट्ठा किया पूरा पैसा, जी, वो शायद पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कहीं पे अब फौज के अंदर भी रिटायरमेंट सेविंग होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। सबको याद रखना है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं, आपको जिंदगी में हर चीज के लिए लोन मिल जाएगा, इसके लिए सर रिटायरमेंट के लिए कभी लोन नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल। और तो इसके लिए सही इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसके लिए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट आपको जी, चूज करना पड़ेगा, और बेस्ट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी, जी, स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें यूलिप को मैं नहीं काउंट करता हूं। जी, तो चाहे आप अच्छे स्टॉक्स में डाल रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है और आप मॉनिटर कर सकते हैं और आपको पता है मार्केट में कब जाना है और कब निकलना है, उस तरह का कर सकते हैं तो बहुत करिए। कम लोग सर वो कर पाते हैं, बहुत बहुत कम बहुत लोग, रेयर। बहुत रेयर आप होता कम बोल रहे हैं, मैं रेयर बोल है। रहा हूँ। जी, मुझे मुझे नहीं लगता फौजी 1% भी ऐसे फौजी हैं जो ये कर सकते क्योंकि हैं। सर उसके लिए एजुकेशन भी चाहिए आपको, काफ़ी एजुकेशन चाहिए, फंडामेंटल्स कंपनी के, एक बिजनेस कैसे चल रहा है उसको समझना भी आना चाहिए, तब तो आप कहेंगे कि हाँ जी मुझे समझ में आता है इस कंपनी के बारे में। तो मैं, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ समझ में आ भी गया, तो वो शेयर 100 रुपए का सही है, 200 रुपए का सही है, 500 रुपए का सही है, 50 रुपए का सही है, वो भी एक समझ है, क्योंकि आपने बिल्कुल, गलत प्राइस पे खरीद लिया तो भी आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से निकलने का सही तरीका क्या है? म्यूचुअल फंड्स जी, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। जी, म्यूचुअल फंड्स और कुछ नहीं, आपको समझ आते हैं कौन से म्यूचुअल फंड लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। इक्विटी की अगर मैं बात करता हूँ, जी, इंडेक्स फंड्स ले लीजिए, जी, पूरी मार्केट ही आपने ले ली। जी, ये सबसे इजी चीज है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं। कह लीजिए आज की डेट में करीब 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। उनकी टोटल जो एक्टिव स्कीम्स है, मैं करीब करीब कहूंगा 2500 एक्टिव स्कीम्स है। जी, अब उसमें कौन सी बेस्ट है मेरे लिए, किनको मैंने ले करके एक पोर्टफोलियो बनाना है, जी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट जी, ऐसा नहीं कि वो स्टॉक की तरह मुश्किल चीज है। जी, एक छोटा सा 6-7 फंड्स का आपने पोर्टफोलियो बना लिया है, अलग अलग कैटेगरी के अच्छे अच्छे फंड्स ले लिए हैं आपने। जी, फंड्स लेने का मतलब क्या होता है कि आप चाहे बल्क अमाउंट डाल रहे हैं या हर महीने का छोटा छोटा डाल रहे हैं, जिसको SIP ये बोलते हैं, बोलते सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो फौजीज के लिए बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होती है, डिसिप्लिन हमारे नेचुरली हैं, आपके आता खून में होता है। है। तो उस तरीके से हम डालते चले जाते हैं और वो जी, पैसा जाता है म्यूचुअल फंड की एक कंपनी, एक स्कीम में। जी, वहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है, रिसर्चर्स बैठे हैं, वो हर समय रिसर्च कर रहे हैं कौन सा स्टॉक हमको लेना है, कौन सा नहीं लेना, कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना, और कौन सा अब सेल कर देना। जी, सो वो सारे डिफिकल्ट वाले डिसीजन वो ले रहे हैं। जी, हमने बस 6 महीने में एक बार देखना होता है कि ये फंड ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी, उससे जल्दी नहीं, 3-4 कई लोग होते हैं जो मंथली बेसिस पे देखते हैं ठीक कर रहा है कि नहीं देख कर रहा, हमेशा गलत जाएंगे, जी, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, फंड मैनेजर को एग्जैक्ट हर समय नहीं पता रहता है कि ये स्टॉक बेस्ट कर रहा है कि नहीं कर बिल्कुल, रहा। और बिल्कुल। कभी कभी कॉल्स ली जाती हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगाती हैं और ले हमने आउट में। बोला ही है कि जितने पेशेंट हम रहेंगे उतना हम्म, हमको बेटर रिटर्न मिलेगा स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल। पेशेंस इज द की। एक बार मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने जी, कहा जी आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए म्यूचुअल फंड्स किस तरह की रिटर्न दे देते हैं। जी, तो वो एक आर्टिकल था जो उसमें पब्लिश हुआ, मैंने काफी रिसर्च उसमें की। मैंने ये देखा कि अगर हम टिपिकली 15 साल का होराइजन लेकर के इक्विटी फंड्स में डालते हैं, जी, कुछ टाइम हो गया उसको पब्लिश हुए, उस समय वर्स्ट म्यूचुअल फंड 14% का रिटर्न ईयरली एवरेज दे रहा है। देता है। कौन सी चीज 14% का रिटर्न देती जी, है? बिल्कुल। और बेस्ट 23% दे रहा था। जी, सो कहां कौन अर्न कर सकता है इस तरह के उसमें? बिल्कुल। और ये टाइम था जब जब म्यूचुअल फंड्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता था अगर आपने 1 साल से ज्यादा रखा होगा। जी, सो जब लोग इसमें डालते हैं तब वो कहते हैं अब मुझे इंस्टेंट रिटर्न आना चाहिए। तो मतलब कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपको अपनी
स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन रख के चलनी है। सो लाइफस्टाइल के लिए भी उसी तरीके से आप कहीं प्लान ना कर कहीं सकते म्यूचुअल हैं। फंड हमको सर रिस्क भी मैनेज करने देता है, अलाउ करता है। जो हमने अभी बात करी कुछ टाइम पहले कि फौजियों की लाइफ में रिस्क वैसे भी कई सारे होते हैं, जी जी तो फाइनेंशियल साइड पे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऑन इक्विटी साइड म्यूचुअल फंड से आपके रिस्क भी मैनेज होते हैं, क्योंकि एक फंड जो है या एक स्कीम जो है 100-200 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो आप एक डाइवर्सिफाइड रिस्क हो जाता है, आपका रिस्क काफ़ी सब्सटेंशियली कम होकर आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन असली में क्या होता है जी बताता हूँ। जी एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो रिटायर हुए, जी आर्मी से ही रिटायर हुए। तो वो उन्होंने कहा कि मेरा पैसा है, थोड़ा बहुत तो खर्च हो गया घर-वर इस सब में, अब ये मेरे पैसे हैं और अच्छा अमाउंट था कि इसको बिल्कुल सेफ्टी में मुझे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा इक्विटी फंड में डाल दिए, वो सब कुछ आपका थोड़ा ग्रो भी होगा। इक्विटी स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं टच करना। अच्छा तो हमने फिर उनका डेट म्यूचुअल फंड फंड्स होते हैं, जी डेट म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन वो 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी एफडीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और बैंक एफडीज में। जी तो हमने कहा देखो फिर रिटर्न को बहुत जबरदस्त मत एक्सपेक्ट करना, लेकिन सेफ्टी पूरी रहेगी, हम इंश्योर करेंगे। जी डाल दिया गया। डाले हुए करीब 6-7 महीने हुए थे, कोविड शुरू हो गया। जी कोविड शुरू होते ही मार्केट नीचे गिरने लग गई। संजीव मुझे पैसा निकालना है। क्यों, क्या हो गया? स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन आपने ही कहा था स्टॉक मार्केट में नहीं डालना, तो बिल्कुल नहीं डाला हुआ, जी जीरो है। जी नहीं यार, म्यूचुअल फंड वर्ड है, मैं तो इतनी ऐसी चीजें सुन रहा हूं, तो मुझे तो पैसा निकालना है। मैंने कहा यार काफी समझाने की कोशिश की, है ही नहीं तो मतलब कि आप किस लिए आपका निकाल रहे रिस्क ही नहीं है, हो? तो फिर आप क्यों ऐसा निकाल रहे उनका है, अच्छा दोस्त होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाया, तो उन्होंने निकाल लिया और शायद बैंक एफडी, मेरी तरफ से वो बैंक एफडी में जाके डाल दिया होगा। अच्छा उसके करीब 3 साल बाद वो मिले। जी संजीव बहुत नुकसान हो गया मुझको। मैंने कहा बैंक एफडी में कैसे कैसे नुकसान हो नुकसान हो गया? गया? नहीं एक्चुअली बैंक एफडी नहीं, वो जो कोविड का टाइम था ना, तो मैंने कुछ वीडियो शीडियो देखे, तो ये ट्रेडिंग रेडिंग के देखे, अरे मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने उनके अंदर डाल दिया। आज की डेट में मैं 16 लाख के नुकसान पे बैठा हूँ। अरे मतलब कि वहां पे तो नॉर्मल स्टॉक्स में आप नहीं डाल रहे थे, यहाँ आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब यार जो हो गया तो हो गया, अब क्या करूं मैं? तो मैंने कहा ठीक है, अपना पोर्टफोलियो भेजो, हम देख लेंगे। वो पोर्टफोलियो कभी नहीं भेजा उन्होंने। ओके कुछ एक दिन पहले, शायद 2-3 महीने पहले मिले, तो उन्होंने कहा यार वो जो था ना, वो किसी तरह से मैंने ठीक है मान लिया, ठीक है नुकसान हो गया तो हो गया। अब मैं ना बिल्कुल रिस्क नहीं लेता, मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ। सुबह शुरू करता हूँ और शाम को जो है डे ट्रेड, उसकी कुछ भी मैं कैरी ओवर नहीं करता। सो इस तरह की अगर आप उससे चलोगे कि बिल्कुल जीरो रिस्क से हाईएस्ट रिस्क लेंगे, तो इस तरह की चीज में कभी भी आपके गोल्स के लिए पैसा बनेगा ही नहीं। पैसा फाइनली लॉन्ग टर्म में ही बनना है। जैसे हमने शुरू में बात की कि जब आप लॉन्ग टर्म में डालते हैं तब आपकी कंपाउंडिंग होती है। एक एक चीज इसके अंदर और मैं बताना चाहूंगा जी बिफोर आई क्लोज कि एक बार डिस्कशन हो रहा था, और ये यूट्यूब के ऊपर बहुत अवेलेबल है। वॉरेन बफेट, जिसको गुरु माना जाता है, और एक जेफ बेजोस, जी जो हर कोई जानता है कि जेफ अमेज़न के बेजोस जो का अमेज़न के फाउंडर थे फाउंडर है। उनके बीच में डिस्कशन था ऑन मनी मैटर्स। जी और जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आप इतने पैसेदार कैसे हो गए हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट रिचेस्ट मैन माने जाते हैं, आपने ये कैसे पैसा किया जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं? जी उन्होंने कहा बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी रिच स्लोली। हर कोई चाहता है मुझे मैं परसों पैसे बन जाने चाहिए थे। जल्दी में हाँ, पैसे वाला बन जल्दी में जाऊं। पैसे वाले वो होते हैं। तो बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ही है। जी आप आराम से अपने गोल्स का आज की डेट में अगले 10 साल के, 20 साल के गोल्स आज प्लान करके बस चलते रहो। कैसे नहीं होगा? तो हर वॉरेन तरह के से होगा। वॉरेन बुफे की आपने सर जो बात करी, उनके लिए बोला जाता है कि जो वन ऑफ द वेल्दिएस्ट, आई थिंक टॉप 3 में आते हैं, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड वो अब 92-93 ईयर्स के हैं इस जी। समय। तो उन्होंने बहुत सालों से ऑफ कोर्स अपना जो हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं एंड स्लोली पैसे बनाने की, उन्होंने बहुत सालों से किया, आई थिंक काफ़ी यंग एज से। लेकिन आज जो उनके पास वेल्थ है, 90% वेल्थ उनकी बनी है 60 साल की उम्र के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल।
और भी मैं अगर मैं क्योंकि आपको वो इसमें बहुत तेजी से ग्रो हुई उसके बाद 60 साल की उम्र के बाद। वही जो चाइनीज बैम्बू वाली बात है जी कि धीरे धीरे वो उस समय पेशेंस रखना, और उन्होंने पहली इन्वेस्टिंग की थी 14 साल की उम्र में, जी और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है मैं थोड़ा इन्वेस्टिंग करने में लेट हो गया। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट चीज जो मैंने जो बताया, 4 चीजें जी बता दी, लास्ट है वेल्थ ट्रांसमिशन, जी एस्टेट प्लानिंग। जी विल शायद हम, विल भी जिसे बोला जाता है हाँ कि अपनी विल बनाना। हाँ, विल एक कंपोनेंट है उसका। जी एस्टेट प्लानिंग का मतलब होता है आप किस तरीके से आपने जो कुछ भी जिंदगी में इकट्ठा किया, इंश्योर करते हैं कि आपकी अगली जनरेशन या जिनको आप पास ऑन करना चाहते हैं उनको ठीक तरीके से चली जाए। जी इसके अंदर अगेन एक एनेक्डोट बताना चाहूंगा। कोविड के टाइम पे हमारे 12 इन्वेस्टर्स को हमने लूज किया। जी उन 12 इन्वेस्टर्स में एक इन्वेस्टर हैं जिनकी फैमिली को आज तक, अब कितना टाइम हो गया है, 4 साल से 4 ऊपर साल हो के गए ऊपर। हैं, सेकेंड वेव की बात अगर हम करेंगे, जी आज 2025 तक उनकी 2 प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांसफर ही नहीं हो पाई हैं। ओ पहली बात विल नहीं थी, दूसरी बात फैमिली के अंदर डिसएग्रीमेंट है, बच्चों के अंदर डिसएग्रीमेंट है जो कभी सॉर्ट आउट नहीं किया गया। जी विल ना होने से डिसएग्रीमेंट को किसी भी तरीके से और तरीके से सॉर्ट आउट किया ही नहीं जा सकता। तीसरी चीज, और यहां पे मैं एम्फेटिकली ये बात करना चाहूंगा, खूब सारी प्रॉपर्टीज है, हम्म जहां पे उन्होंने सर्विस की वहां पे एक प्रॉपर्टी ले ली, और कहीं पे टाइटल क्लियर है, कहीं पे टाइटल क्लियर नहीं है, कहीं पे एंक्रोच हो गया है, कहीं पे एंक्रोच नहीं हुआ है। सो इस तरह की पूरा झंझट ये बना हुआ है। जब हम एक पर्टिकुलर एज पे आ जाते हैं, और ये एज सबके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करती है, हमने जिंदगी को इजी करना है ताकि ये धीरे धीरे पास ऑन आराम से हो जाए। जी कभी भी फिक्स्ड एसेट्स, अगेन जैसे मैं रियल एस्टेट बोलूंगा, वो सबसे ज्यादा दुखदाई होती है। जी एक मुझे पर्टिकुलर इंस्टेंस याद है, एक ऑफिसर की डेथ हुई थी, और डेथ होने के बाद करीब 1-1.5 महीने बाद मुझे एक उनकी बेटी का फोन यूएस से आया। जी उन्होंने कहा कि अंकल मुझे पता है आपके पापा, आप जो है पापा की पूरी वो सब कुछ मैनेज कर रहे थे, उसके बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है क्योंकि सब कुछ हो ही जाएगा। जी पापा की 3 प्रॉपर्टीज हैं, अब मैं भूल गया कहाँ पे बोला था, शायद दिल्ली, बैंगलोर, शंगलोर, कुछ ऐसे बोला था। जी वो उसका मैं क्या करूं, मैं अकेली लड़की हूं, जी और मुझे ये पता लगा है कि एक प्रॉपर्टी का कुछ भी करने के लिए कम से कम 2 चक्कर मुझे लगाने पड़ेंगे। मुझे साल में 12 दिन की छुट्टी मिलती है, जी और वो 2 चक्कर में अगर हो जाती है तो बहुत बड़ा काम होता है। और अब इन प्रॉपर्टीज को मैं क्या करूं? कैसे मैनेज करूं और क्या तो उसको ये नहीं डर डर लग रहा था कि कितने की बिकेगी, कैसे क्या होगा, उसको बस ये था ये मेरा सिरदर्द बन चुके हैं। जी सो इस तरह से जो भी इस तरह की चीजें उनको सॉर्ट आउट करना है। फैमिलीज के अंदर डिस्प्यूट होती हैं, खासकर अगर गांव वगैरह की प्रॉपर्टी होती है जिसमें बहुत सारे क्लेमेंट्स होते हैं, एचयूएफ टाइप, जी हिंदू यूनाइटेड यूनिफाइड फैमिली, फैमिली। उस तरह की सिचुएशंस होती हैं। जी उन सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, और जहां तक हो सके फाइनेंशियल एसेट्स, बैंक एफडीज और म्यूचुअल फंड्स और इस तरह की स्टॉक्स, इन चीजों में अपनी एसेट्स को लेके जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट लिक्विड होता है। एसेट्स में। विल बनाना बहुत जरूरी है। जी विल के अलावा अगर फैमिली के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं तो ट्रस्ट्स वगैरह ऐसे करके रियल एस्टेट के टूल्स होते हैं जी जिनको अपने सामने बनू के और उसको जो है फाइनलाइज करना बहुत जरूरी जी बहुत सब आई थिंक ये एडवाइस आई एम श्योर कि सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम है। आएगी, बिल्कुल। स्पेशली जवानों के लिए, फौजियों के लिए जो अब हम्म, देख रहे हैं ये वीडियो। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ ना समझा हो या आपको दोबारा से देखना हो, आप 2 बार 3 बार 4 बार ये वीडियो देखिए और उसके बाद हमसे कनेक्ट करिए, सर से कनेक्ट करिए, एंड और डिटेल में इसके ऊपर आपके संग चर्चा की जा सकती है, आपकी जो परेशानियां हैं उसके ऊपर और बात की जा सकती है। सर एक लास्ट सवाल, जी। आप फ्री टाइम में क्या करते हैं सर? आप मतलब मैं समझ गया फाइनेंशियल भी तो आप इतना ज़्यादा स्टडी करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, आपके वीडियोस हैं बहुत सारे, लेकिन क्या आप गोल्फ खेलना पसंद करते हैं फ्री टाइम में?
अपने बच्चों से बात करना पसंद करते हैं कि कुछ पढ़ना पसंद करते हैं? आप क्या करते हैं? या खाना बनाना पसंद करते हैं? क्या करते हैं? आपकी आपकी हॉबी क्या है फ्री टाइम की? ये आपने एक बहुत बड़ी दुखती रग पे हाथ छेड़ रख दिया है। सबसे पहली चीज़, जब आप अपनी कंपनी चलाते हैं, जी, तो कंपनी में सिर्फ स्टार्टअप वाले टाइम पे नहीं होता है। जी। आपकी कंपनी लिटरली पूरी ज़िंदगी स्टार्टअप ही रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। बिल्कुल लगे रहते हैं। सो लेकिन हाँ, वो तो फ्री 24/7 जिसे बोलते हैं कि जॉब है, 24/7 24 का। घंटा सातों दिन। जी, जी। तो धीरे-धीरे हम पास ऑन कर रहे हैं, प्रोफ़ेशनल मैनेजमेंट को पास ऑन कर रहे हैं। जी, फिर भी काफ़ी टाइम उसमें निकल जाता है बिल्कुल। और कहीं पे ये हैबिट हो जाती है उसी के बारे में सोचते सोचने रहना। की, बिल्कुल। मैं और बिंदु मेरी वाइफ़, हम जी, दोनों डायरेक्टर्स हैं कंपनी में। हम एक-दूसरे को रिमाइंड करते रहते हैं, कंपनी से दूर हटो, कंपनी से दूर हटो। पर जब हम हट पाते हैं, जी, तो एक मेरा पैशन रहता है कि कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखना, कुछ ना कुछ वीडियो बनाना। ये बस जी, अब एक पैशन बन गया है। पैशन बन ये गया। ऐसा नहीं कि कंपनी की मार्केटिंग करनी है, बस दिल से होता है। जी, और हम दोनों को घूमना बहुत पसंद है। जी, तो हम जहाँ भी पॉसिबल होता है, जिस भी जगह पे पॉसिबल होता है, कोर्समेट्स का गेट टुगेदर हो रहा है, कहीं कोई ज़रा-सा भी कहता है आ जाओ, गलती से भी बोल देता है, हम पहुँच जाते हैं। तो ऐसे हम घूमते बहुत घूमते रहते हैं, बहुत हैं। उसमें बहुत मज़ा आता है तो हमको। सर थैंक यू आज पुणे आने के लिए और हमारे संग आपका इतना कीमती वक़्त आपने दिया। कीमती अ, वक़्त नहीं है, सभी का वक़्त हर तरह से कीमती कीमती है। है, बिल्कुल। नहीं सर लेकिन आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप और आपकी वाइफ़ दोनों, मैम भी एंड इतना आप एजुकेट भी करते हैं लोगों जी, को। आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग शुरुआत ही होती है एजुकेशन के जी हाँ, साथ। जी हाँ, पहले आप बिल्कुल। अपने आप को सक्षम बनाइए, एजुकेशन लीजिए, तो एंड फिर आपके जैसे लोग हैं जो गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, जो अपना समय देते हैं जवानों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, उनको गाइड करने के लिए कि क्या सही है उनके लिए। एंड हमको पता है कि आपकी कंपनी अपना प्रॉफिट बाद में देखती है, पहले देखती है कि मैं वो सही प्रोडक्ट बताऊं जो एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी गोल्स के लिए सूटेबल हो। जी, जी। तो बहुत ही बेहतरीन काम हम फौजी इनिशिएटिव्स कर रहे हैं थैंक सर। यू वेरी मच, थैंक यू। एंड सालों साल तक आपकी कंपनी एक लेगेसी कंपनी बने एंड सालों साल तक इस तरह से लोगों की मदद करती रहे। तो थैंक यू। इसी की आशा करते हुए सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच, इसके थैंक लिए। यू वेरी थैंक मच। यू सर। बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। उड़ चलो जैसी फ़ेमस कंपनी जो अगेन कहीं पे मुझे ये लगता है कि उड़ चलो और हम फ़ौजी जो अपना जिस तरह की सोच के साथ चलते हैं, जी, ये एक सी जैसी सोच है कि हमारा जी, मेन एम ये रहता है। बहुत लोगों को लगता है अच्छा कंपनी चला रहे हैं तो आप प्रॉफ़िट ओरिएंटेड होंगे। प्रॉफ़िट नहीं होगा तो कोई कंपनी चल नहीं सकती। लेकिन सबसे पहले वो ये है कि विन विन सिचुएशन होना चाहिए और विन में पहला विन जो है जो आप लोगों की सर्विसेज ले रहे हैं जी, वो पहले विन करने चाहिए, फिर तभी आप विन करेंगे। बिल्कुल, सो ये बिल्कुल। चीज़ जो है मुझे आपकी कंपनी उड़चलो का भी जी, बहुत बहुत बढ़िया वो लगा है और जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, थिंकिंग जैसी है, जी। ये काबिले तारीफ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बोला तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।